ओके, लेट अस कंटिन्यू। चलिए एक और आज हम इंटरेस्ट रेट रिस्क हेजिंग का इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट गारंटी। ये भी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट से ही रिलेटेड है, बट यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप चाहे तो फ्यूचर में FRA एंटर कर सकते हैं। तो जैसे ही ऑप्शन आ गया, मतलब ये राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन हो गया, और अगर आपके बेनिफिट में इंटरेस्ट रेट मूव करता है तो आप इंटर करेंगे, और अगर नहीं, आपको लगता है नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं इंटर करके फायदा होता है तो मूव करेंगे। जैसे ऑप्शन में हम करते हैं कि अगर हमारे फायदे में है तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, और हमारे फायदे में नहीं है तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। बट यहाँ पे अंडरलाइन क्या है? इंटरेस्ट रेट। तो सारी अगर बेनिफिट आप लेना चाहते हो तो बदले में क्या देना पड़ेगा? बदले में क्या देना पड़ेगा? ऑप्शन प्रीमियम। ओके, तो इंटरेस्ट रेट गारंटी, राइट डाउन अ स्मॉल नोट एंड देन विल टेक अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन द RTP। तो नॉर्मली एग्जाम में अभी तक तो इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, या लगभग नहीं के बराबर आए हैं, लेकिन RTP में एक क्वेश्चन आ गया है तो हो सकता है कि एग्जाम में भी आ जाए। लेट अस राइट डाउन, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। इंटरेस्ट रेट गारंटी। तो गारंटी का मतलब आप जानते हैं कि आप एक सामने वाले को एक अश्योरेंस दे देते हैं कि कम से कम इतना ही मिलेगा, इतना तो मिलेगा ही, इसके ऊपर नहीं देना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट रेट, लेकिन बदले में आप हमें प्रीमियम दो। दिस इज अनदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ हेजिंग। देयर इज अनदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ हेजिंग known as IRG, known as IRG। तो हम IRG लिखेंगे जिसका फुल फॉर्म है इंटरेस्ट रेट गारंटी। तो कंपनीज ये भी यूज कर सकती हैं, ये ऑप्शन की तरह है। IRG is an option on interest rate. IRG is an option on interest rate. IRG is an option on interest rate. IRG is an option on interest rate। तो जैसे ही ऑप्शन आ गया तो दूसरा लाइन अपने आप आ जाएगा। इट इज अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। इट इज अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बोरो और लैंड। पहले मैं एक बार नोट्स लिखवा दूं, फिर हम एक एक लाइन वापस डिस्कस करेंगे। इट इज अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बोरो और लैंड। तो इट इज लाइक एन ऑप्शन। जब आपको फायदा दिखे तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, अदरवाइज उसको लैप्स होने देंगे, क्योंकि अगर कम रेट में मार्केट में मिल रहा है तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, और अगर मार्केट में रेट बढ़ गया तो आप अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं। टू एंजॉय सच अ लुक्रेटिव इंस्ट्रूमेंट, टू एंजॉय सच अ लुक्रेटिव इंस्ट्रूमेंट, वाई लुक्रेटिव? बिकॉज राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। और क्या चाहिए? द फर्म हैज टू पे ऑप्शन प्रीमियम अप फ्रंट। To enjoy such a lucrative instrument, the firm has to pay option premium upfront. Upfront यानी आज, that is at the time 0, E equal to 0। तो एक कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा प्रीमियम का, जिसे हम स्टार्ट में पे करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम हम स्टार्ट में पे करेंगे। और हाउ इज IRG एंड FRA डिफरेंट? तो उसके लिए भी एक लाइन लिख लो। FRA इज अ राइट एज वेल एज एन ऑब्लिगेशन। FRA इज अ राइट एज वेल एज एन ऑब्लिगेशन, बट IRG इज अ राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। IRG इज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। FRA में एक बार आपने FR एंटर कर लिया तो रेट लॉक हो जाता है। इंटरेस्ट रेट गारंटी में एक हायर लिमिट लॉक हो जाएगी, लोअर लिमिट लॉक नहीं होगी। हो सकता है आपको कम रेट लगे, इफेक्टिव रेट यहाँ पे कम आएगा। प्रॉब्लम ऑन FRA इज सॉल्व्ड बाय कैश सेटलमेंट। दूसरा जो डिफरेंस है और इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि FRA के जो क्वेश्चंस होते हैं, देयर द डिफरेंस इज कैश सेटल्ड।
जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन में निकाला था, दोनों रेट का डिफरेंस निकाला, उसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई किया, टाइम से मल्टीप्लाई किया और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, दैट अमाउंट इज रिसीव्ड और पेड. बट द प्रॉब्लम ऑन IRG will be solved by physical settlement. The problem of IRG will be solved by physical settlement. तो यहां पर हम एक्चुअली उस रेट से बोरो करेंगे जो रेट हमें गारंटी दी गई है. अगर हमने ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो उस रेट से हम बोरो करेंगे. ऑफ कोर्स अगर ऑप्शन लैप्स हो गया तो हम मार्केट से बोरो करेंगे. डिफरेंस लेना देना नहीं करेंगे. अभी जो रेट एग्री किया है उस रेट से हम बोरो करेंगे. पहले एक छोटा क्वेश्चन मेरी तरफ से लिख लो और उसके बाद हम वो एग्जाम वाले क्वेश्चन को लेंगे या RTP वाले क्वेश्चन को लेंगे. सो राइट डाउन इन योर नोटबुक, a call option of maturity 6 month, a call option of maturity 6 month on 3-month interest rate, on 3-month interest rate is available at a strike rate of 8.2% and premium of 0.25% and premium of 0.25%. If the firm uses this call option to hedge, calculate the annualized cost of borrowing, in the two cases. Calculate the annualized cost of borrowing in the two cases. Calculate the annualized cost of borrowing in the two cases. Interest rate in 6 months turns out to be 9%, 5%. तो दो केसेस क्या है कि 6 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट 9 हो जाता है या 5 हो जाता है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ बोरिंग निकालना है. यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट करने से हमारा एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ बोरिंग, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरिंग कितना पड़ेगा 9% और 5% वाले सिचुएशन में. तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन को बाय करने का पर्पस क्या है, रिस्क हेज करना. ये ऑप्शन की मैच्योरिटी पीरियड है 6 मंथ्स. ऑप्शन की मैच्योरिटी पीरियड है 6 मंथ और 6 मंथ्स के बाद अब 3 महीने के लिए बोरो या लेंड कर सकते हैं. इस एग्जांपल में हम बोरो करेंगे एट 8.2%. तो अगर मार्केट रेट बढ़ गया तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा और 8.2% पे करूंगा. लेकिन अगर मार्केट रेट घट गया केस बी में, ऑप्शन को लैप्स होने दो, मार्केट से 5% पे बोरो करो, लेकिन दोनों केस में आपको प्रीमियम तो देना ही होगा. इज इट राइट? तो हमें क्या करना है, हमारा जो टोटल कॉस्ट आएगा वो प्रीमियम प्लस इंटरेस्ट आएगा. प्रीमियम प्लस इंटरेस्ट. पहले केस में प्रीमियम 0.25% है और इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 8.2% से, और दूसरे केस में प्रीमियम 0.25% तो लगेगा ही, लेकिन इंटरेस्ट हम 5% से कैलकुलेट करेंगे. तो इस बार हमारा जो इफेक्टिव कॉस्ट आएगा वो दोनों सिचुएशन में अलग अलग आएगा. फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट या फ्यूचर की तरह नहीं कि हमारा रेट लॉक हो जाएगा. इस बार हमारा इफेक्टिव रेट कम भी हो सकता है. तो पहले हम लिखेंगे एक नोट, वी हैव लॉन्ग कॉल एट E इक्वल टू 8.2%. लॉन्ग कॉल मतलब कॉल बाई किया आपने, कॉल बाई किया है. प्रीमियम पेड, प्रीमियम एक फ्लैट होता है, उसमें आपको 3 मंथ 6 मंथ कुछ नहीं लगाना है.
प्रीमियम यानी जो आपका जो अमाउंट है उसको डायरेक्टली प्रीमियम से मल्टीप्लाई करना है। तो प्रीमियम पेड इज 0.25% इंटू 5 लाख, 0.25% इंटू 5 लाख। कैलकुलेट करना कितना आया, 1250 आया। ये आपको आज स्टार्ट में देना है। ओके, ये 0.25% फ्लैट अप्लाई करना है यहाँ पे, क्योंकि ये इस अमाउंट पे इतने परसेंटेज स्टार्ट में देना रहता है। नाउ नोट, लॉन्ग कॉल मीन्स राइट टू बोरो, लॉन्ग कॉल मीन्स राइट टू बोरो बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बोरो। लॉन्ग कॉल मीन्स राइट टू बोरो बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बोरो। इस एग्जाम्पल में 8.2 हमारा एक्सरसाइज प्राइस है, याद रखना। और हमारे पास कॉल ऑप्शन है विच गिव्स मी द राइट टू बोरो बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बोरो। अब मुझे बताओ कि अगर इंटरेस्ट रेट 9% हो गया और एक्सरसाइज प्राइस 8.2 है और ये कॉल है, तो क्या हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे? द आंसर इज यस। तो केस 1 की हेडिंग लिखना, आफ्टर 6 मंथ इंटरेस्ट रेट इज 9%। स्टेप 1, कॉल इज एक्सरसाइज्ड, call is exercised. So the firm borrows at E is equal to 8.2%, करेक्ट। कितने महीने के लिए बोरो करना है? 3 महीने के लिए। तो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी इक्वल टू एक्सरसाइज रेट लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास राइट है एक्सरसाइज करने का। इसके लिए तो हमने प्रीमियम दिया है, सामने वाले ने गारंटी दी, हमने उसको प्रीमियम दिया 8.2% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख। और ये 3 महीने का पीरियड है इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट के लिए, 3 महीना। 6 महीना नहीं लेना, 6 महीना तो ऑप्शन की एक्सपायरी पीरियड है। इंटरेस्ट का पीरियड 3 महीने का है, इंटू 3/12। चेक करना आंसर 10,250, 10,250। उसके अलावा आपने प्रीमियम भी भरा है, तो मेरा टोटल कॉस्ट हो जाएगा, स्टेप 2 टोटल कॉस्ट 10,250 प्लस ये प्रीमियम भरा है। तो यहाँ पर 2 आंसर हो सकते हैं। तो आप प्रीमियम को एज इट इज ले लो जो हमने किया है, इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दूसरा, कोई स्टूडेंट ये भी पूछ सकता है कि ये तो हमने अमाउंट आज पे किया है और ये अमाउंट 10,250 3 महीने बाद पे कर रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड नहीं करना चाहिए था। बहुत ही सही क्वेश्चन है। तो 2 तरह से मैंने कहा कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के अगर आप आंसर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में जहां जहां प्रीमियम लिया गया उसको एज इट इज उन्होंने ऐड कर दिया है, हर जगह उन्होंने इंटरेस्ट उस पर नहीं ऐड किया है। तो अगर आप चाहें तो एज इट इज ले सकते हैं, बिकॉज ICAI के आंसर में उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस पे 3 महीने का इंटरेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 1250 स्टार्ट में देना पड़ेगा। तो माई टोटल कॉस्ट विथ प्रीमियम इज 11,500। और जो स्टूडेंट लिखना चाहते हैं 1250 के राइट साइड में लिख दो ब्रैकेट में, इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और अगर लेना चाहते हैं तो इंटरेस्ट भी उसमें ऐड करके ऐड कर सकते हैं। जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी उतना इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। स्टेप 3 लिखना, एनुअलाइज्ड कॉस्ट। एनुअलाइज्ड कॉस्ट मतलब क्या है? पर एनम बेसिस पे हम क्या पे कर रहे हैं। ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया 11,500 डिवाइड बाई 5 लाख, ये उस पीरियड का कॉस्ट हो गया, इंटू 12/3, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमने 3 महीने के लिए निकाला था, इंटू 12/3 और इंटू 100 कर देना, तो आपको एनुअल रेट आ जाएगा 9.2%। 9.2% आएगा आपका एनुअलाइज्ड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इफ यू गो विथ इंटरेस्ट रेट गारंटी ऑप्शन। थोड़ा रेट इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि हमने प्रीमियम भी भरा है, 8.2 तो हमने इधर भरा ही है, प्रीमियम भी भरा था, इसलिए हमारा कॉस्ट बढ़ गया। अब हम लिखेंगे केस 2 आफ्टर 6 मंथ्स। केस 2 आफ्टर 6 months।
इंटरेस्ट रेट इज 5%, इंटरेस्ट रेट इज 5%, एक्सरसाइज रेट क्या है 8.2 और मार्केट रेट है 5 और ये कॉल ऑप्शन है। बोरो करना कंपलसरी नहीं है, इट्स राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। तो आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे, मार्केट से बोरो करोगे 5% पे। यही फायदा है गारंटी वाले स्कीम का कि अगर रेट घट गया तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर वही ये एफआरए होता या फ्यूचर होता तो आपका रेट लॉक हो जाता 8.2, लेकिन अभी रेट लॉक नहीं होगा। आप देखना यहाँ पे आपको फायदा होगा। नोट लिखना है स्टेप 1, एट ई इक्वल टू 8.2% कॉल विल लैप्स, कॉल विल लैप्स, the firm borrows from the market at the rate of 5%. The firm borrows from the market at the rate of 5%. Next line, interest cost is equal to 5% into 5 lakhs into 3 by 12. Calculate. Give me the answer. The answer is 6250. Okay. तो मेरा टोटल कॉस्ट आएगा जो प्रीमियम भरा था वो, और ये इंटरेस्ट कॉस्ट। तो स्टेप 2 लिखना, टोटल कॉस्ट 1250 प्लस 6250। ये 1250 प्रीमियम है और ये हमने स्टार्ट में पे किया था। तो हम जस्ट समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस पे जो लग रहा है वो इग्नोर कर रहे हैं। तो मेरा टोटल कॉस्ट आ रहा है 7,500 रुपीज ऑन 5 लाख रुपीज। तो अब उसको हम एनुअलाइज करेंगे। स्टेप 3 लिखना, एनुअलाइज कॉस्ट इज इक्वल टू ये 7,500 टोटल कॉस्ट आया डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100 इंटू 12/3। ट्राई करो कितना आया आंसर। द आंसर इज 6%। तो इस बार आप देखेंगे कि आपका जो एनुअलाइज कॉस्ट है वो काफी कम आ गया। तो ये इंटरेस्ट रेट गारंटी स्कीम का फायदा है। रेट कम हो गया तो उसका फायदा मिलेगा, बढ़ेगा तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब आपकी सेल्फ प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ प्रैक्टिस 15 नंबर एग्जाम में बस आने ही वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। Two companies, ABC Limited and XYZ Limited, approach the DEF Bank for FRA. They want to borrow a sum of rupees 100 crore. तो ये आपका नोशनल अमाउंट हो गया FRA के केस में। After 2 years for a period of 1 year. तो इसको मैं क्या लिखूं, 2 into 3 लिखूं, बट यहां पे 2 into 3 का मतलब है आफ्टर 2 ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, क्योंकि ये ईयर में है। आफ्टर 2 ईयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। बैंक हैज कैलकुलेटेड यील्ड कर्व ऑफ बोथ द कंपनीज एज फॉलोज। तो ये इनका यील्ड कर्व है, यानी रेट ऑफ रिटर्न है, इंटरेस्ट रेट है 3.86, 4.2, 4.48, इसी तरह ईबीसी का दिया हुआ है और इन्होंने एक एस्ट्रिक मार्क दिया है। उसका मतलब है द डिफरेंस इन द यील्ड कर्व इज ड्यू टू लोअर क्रेडिट रेटिंग ऑफ एबीसी कंपेयर टू एक्सवाईजेड। हर केस में आप देख रहे हैं इनको ज्यादा रेट लगा रही है बैंक। 1 साल के लिए बोरो करोगे 4.12, 2 साल के लिए 5.48, 3 साल के लिए 5.78। तो एनीवे इससे अभी फिलहाल हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। You are required to calculate the rate of interest DEF would quote under 2 into 3 FRA। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, आफ्टर 2 ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आफ्टर 2 ईयर, ये 2 ईयर है, ये 3 है। यहां पर लेंड करेंगे या बोरो करेंगे फॉर दिस पीरियड दैट इज 1 ईयर। ओके, तो यहां पर तो आपको फॉरवर्ड रेट निकालना है, एफआरए रेट निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको एफआरए रेट निकालना है। उसके लिए जो हमने फॉर्मूला डिसाइड किया वो यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 2 फिगर
आपको लगेंगे, ईयर 3 का इंटरेस्ट रेट और ईयर 2 का। फर्स्ट का कोई काम नहीं है, अननेसेसरी दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। और सपोज बैंक ऑफर्स इंटरेस्ट रेट गारंटी, इसलिए हमने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाई कि इसमें इंटरेस्ट रेट गारंटी है फॉर अ प्रीमियम ऑफ 0.1%। तो 0.1% ऑफ 100 करोड़ लगेगा of the amount of loan. You are required to calculate the interest payable by XYZ Limited if the interest rate in 2 years turns out to be, यानी 2 साल के बाद अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में घट के 4.50% हो गया तो XYZ का टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगा, और अगर बढ़कर 5.50 हो गया तो रेट क्या होगा। अभी यहाँ पर उन्होंने किस रेट पे गारंटी दी वो नहीं दिया हुआ है, तो जो FRA का रेट आएगा, द FRA रेट विल बी द गारंटीड रेट, द FRA रेट विल बी गारंटीड रेट या फिर स्ट्राइक रेट। और ये क्वेश्चन सिर्फ XYZ के लिए है, पार्ट 2, ABC के लिए नहीं है। ओके, तो पहले केस में आपको उन्होंने पूछा कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट डी या बैंक वुड कोट, तो हमें फॉरवर्ड रेट निकालना है आफ्टर 2 ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। फॉर्मूला हमने पहले बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर में भी देखा था और हमने इस चैप्टर में भी कई सारे क्वेश्चन में देखे हैं, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 मार्क तो आपके जेब में कहीं नहीं गए, सिर्फ फॉर्मूला यूज करके फॉरवर्ड रेट निकालना है। एक बार मैं वापस समझा दूं कि मतलब क्या होता है। आपको 2 ईयर का रेट दिया हुआ है, आपको 3 ईयर का रेट दिया हुआ है स्पॉट रेट। 3 साल के लिए बोरो करेंगे तो ये रेट लगेगा, 2 साल के लिए बोरो करेंगे तो ये रेट लगेगा, लेकिन हमें ये रेट निकालना। अगर मैं 2 ईयर के एंड में बोरो करूं 1 साल के लिए तो रेट क्या होगा, तो यानी हमें F23 निकालना है, फॉरवर्ड रेट आफ्टर 2 ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है और ये निकालना है। तो फॉरवर्ड रेट का फॉर्मूला होगा, लिख लीजिए, आंसर ऑफ पार्ट 1, आंसर ऑफ पार्ट 1। डायग्राम ड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं। R02 मतलब 2 साल का आज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, स्पॉट रेट। R03 मतलब 3 साल का आज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और F23 मतलब फॉरवर्ड रेट आफ्टर 2 ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो फॉर्मूला है F23 इक्वल टू 1 प्लस R03 टू द पावर 3 अपॉन 1 प्लस R02 0,2 कॉमा लिख दो टू द पावर 2 रेस टू द पावर 1 बाई गैप। गैप मतलब 3 और 2 का गैप। अगर एग्जाम में मान लो 2 और 5 होता तो फिर ये 3 हो जाता, यहाँ पे 2 और 4 होता तो ये गैप 2 हो जाता, -1। यहाँ पे हमने इंटू 12/n इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ईयर्स में ही है ऑलरेडी। ओके, इस प्रॉब्लम में ये पावर 1 बाई गैप लिखने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि डिफरेंस 1 साल का ही है। ये 1 बाई गैप तब काम आएगा जब डिफरेंस 1 साल से ज्यादा होगा, 2 साल 3 साल 4 साल जो भी है, तो ये काम आता है। तो बेसिकली लॉजिक वही है। अगर मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करूं 3 साल के लिए डायरेक्टली तो मुझे यहाँ पे क्या अमाउंट मिलेगा। अगर मैं पहले 2 साल के लिए करूं और फिर 1 साल के लिए करूं तो अमाउंट उतना ही मिलना चाहिए जो मुझे डायरेक्ट इन्वेस्ट करके मिल सकता था, इसलिए ये रेट निकालते हैं। तो फॉर्मूला लिखने के बाद लिखना है 0.1 XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड, नेक्स्ट लाइन F23 इक्वल टू इन बिग ब्रैकेट देन इन स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस 0. देखो क्वेश्चन में 3 साल का जो रेट दिया हुआ 4.48 दिया हुआ है, उसको लिखेंगे 1.0448 टू द पावर 3। 1 रुपए को मैं 3 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करता हूं तो ये रेट में
यहाँ पे 1 अपॉन गैप, गैप भी 1 है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में -1। सॉल्व करेंगे, चेक करना ठीक से। पहले कैलकुलेटर पे 1.0448 टाइप कर लो, पावर 3 कैसे करेंगे, इनटू 2 बार इक्वल टू, फिर डिवाइड बाय 1.042, अगेन डिवाइड बाय 1.042, 2 बार डिवाइड करेंगे, फिर -1 करेंगे और इनटू 100 कर देना तो ये परसेंटेज आ जाएगा। आ गया? ओके, एक अपने से ट्राई करो, ABC लिमिटेड, पॉइंट नंबर 2 इसके नीचे लिखो, ABC लिमिटेड F23 इक्वल टू थर्ड ईयर का रेट क्या है 5.78, तो 1.0578 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 1.0548 टू द पावर 2, 1 अपॉन गैप, गैप 1 ईयर का है, दोज हू डोंट वांट टू राइट इसको मत लिखो, -1। सॉल्व करेंगे, 6.38% आएगा। द आंसर इज 6.38%। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। इसमें बेसिकली हमें सिर्फ फॉरवर्ड रेट निकालना था आफ्टर 2 ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब इसमें ये जो XYZ पिछले आंसर को देखो 5.04% आया है, दिस आई विल रिक्वायर फॉर माई सेकेंड आंसर। बैंक ने इसकी गारंटी दी है कि हम तुम्हें इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन तुम मुझे 0.1% प्रीमियम दो। तो कंपनी अगर एग्री करती है तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगा, लिखना आंसर पार्ट 2। आंसर पार्ट 2, अंडर IRG we have a right to borrow at 5.04%. We have a right to borrow at 5.04% without any obligation to do so. Without any obligation to do so. लिख दिए। तो इस बार बैंक ने कहा कि ठीक है, हम आपको 5.04% से ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन आप मुझे प्रीमियम दो, और कम रहा तो हम तुम्हें कम अलाउ करेंगे। तो अच्छी बात है। सो लेट अस राइट डाउन, द क्वेश्चन वाज कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल बाय XYZ लिमिटेड इफ द रेट टर्न्स आउट टू बी 4.5 और 5.5%। तो मैं दोनों आंसर एक ही कॉलम, एक ही टेबल में कर देता हूं। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, 4.5%, 5.5%। लिखने के बाद लिखना फर्स्ट पॉइंट नंबर ए, स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट विल राइट 5.04%, 5.04%। ये तो हमारा स्ट्राइक रेट एग्री हो चुका है, और ऊपर जो है मार्केट रेट दिया हुआ है। सो क्वेश्चन इज विल द ऑप्शन बी एक्सरसाइज्ड। बी लिखना, विल द ऑप्शन बी एक्सरसाइज्ड, विल द ऑप्शन बी एक्सरसाइज्ड। तो पहले केस में आप देखो मार्केट में रेट 4.5% है, बैंक बोल रही है हम आपको 5.04% में देंगे, तो क्या करेंगे आप, मार्केट से लोगे या बैंक से लोगे? मार्केट से लेंगे। ऑप्शन को लैप्स होने दो, लैप्स। लेकिन दूसरे केस में मार्केट का रेट बढ़ गया है, तो हम अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। बैंक ने हमें गारंटी दी है, बदले में प्रीमियम लिया, तो यहां पे लिखेंगे एक्सरसाइज। सो देयरफॉर पॉइंट सी लिखना बोरो एट। तो कौन सा रेट मेरे लिए एप्लीकेबल होगा? अगर ऑप्शन लैप्स ही हो जाता है तो ये 5.04 पे हम बोरो नहीं करेंगे, हम 4.5% पे बोरो करेंगे। तो एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 4.5%। और यहाँ लिखना, यहाँ तो एक्सरसाइज करेंगे, अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मुझे एक्सरसाइज रेट लगेगा, स्ट्राइक रेट लगेगा, दैट इज 5.04%, राइट। अब इस रेट से आप इंटरेस्ट निकाल लो, और अच्छी बात है कि इंटरेस्ट 1 साल के लिए निकालना है, तो डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट नंबर डी,
interest expense in bracket rupees crores, rupees crore. So 100 into 4.5%, 100 into 4.5%, that is 4.5 crore. प्रिंसिपल भी अच्छा 100 दिया हुआ है, टाइम 1 ईयर है. यहाँ पे 100 into 5.04%, that is 5.04. पॉइंट नंबर ई लिखना प्रीमियम पेड, प्रीमियम पेड रुपीज इन क्रोर. दिस इज द कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन. तो यहां ब्रैकेट में लिखना कॉस्ट ऑफ ऑप्शन रुपीज इन क्रोर. तो ये प्रीमियम जो है वो फ्लैट रहेगा 100 इंटू 0.1%, 0.1. सेम 0.1 यहां पर भी लिख दिया मैंने. तो पॉइंट नंबर ई लिखना टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट will be D plus E. D is interest, E is premium, so D plus E 4.6, right? And यहाँ पे लिखना है 5.04 plus 0.1, तो कितना आएगा 5.14. तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपका कॉस्ट कम हो सकता है, रेट घटने पे आपका कॉस्ट कम हो सकता है, यहाँ पे लिखा है. ओके. और यहाँ पे एक हायर लिमिट सेट हो गया है कि 5.14% से ज़्यादा नहीं जाएगा. सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन इंटरेस्ट रेट गारंटी, क्वेश्चन नंबर 15 इन आवर बुक. और ये आपकी आरटीपी में आया हुआ क्वेश्चन है, मई 2019 आरटीपी. अब हम एक और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वैप्शन. स्वैप्शन. तो एक अच्छी बात है कि इस पे एग्जाम में थियरी क्वेश्चन आते हैं फॉर 4 और 5 मार्क्स. और यूजुअली एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन स्वैप्शन. तो यहाँ पर मैंने पैराग्राफ 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये नोट जो है आपको एग्जाम में इसमें से जितना मैक्सिमम आप लिख सकें आप लिख देंगे. अगर क्वेश्चन जनरल रहा, राइट अ नोट ऑन स्वैप्शन. और अगर स्पेसिफिक रहा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्वैप्शन, व्हाट आर द स्टाइल्स ऑफ स्वैप्शन, तो उस केस में जो स्पेसिफिक आंसर है वो लिखना है. इस पे नॉर्मली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं. अब इसका नाम स्वैप्शन क्यों पड़ा वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है. इन्होंने 2 टर्म को मिक्स करके ये वर्ड कॉइन किया है, स्वैप एंड ऑप्शन. इट इज एन ऑप्शन टू इंटर इनटू अ स्वैप एट अ फ्यूचर डेट. इट इज एन ऑप्शन टू इंटर इनटू अ स्वैप एट अ फ्यूचर डेट. यानी आप आज से 3 साल बाद या 3 महीने लिख देते हैं, अगर आप चाहें तो अगले 5 इयर्स के लिए एक इंटरेस्ट रेट स्वैप कर सकते हैं. अगर चाहिए तो ऑप्शन है, और नहीं चाहिए तो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा. तो ये जो पीरियड है ये है ऑप्शन पीरियड, जिसमें आपको डिसाइड करना है कि ऑप्शन एक्सरसाइज करना है नहीं. और अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो ये फिर इंटरेस्ट रेट स्वैप का पीरियड हो जाएगा. तो यहां पर हमें डिसाइड करना है कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है या नहीं. तो इस ऑप्शन का एडवांटेज क्या है कि अगर आपको फेवरेबल रहा इंटरेस्ट रेट स्वैप, जो आपके पास 8% का मान लो आईआरएस करने का राइट है, और उस समय मार्केट में आईआरएस 10 पे मिल रहा है, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. और अगर मार्केट में आईआरएस 6 में मिल रहा है तो आप ये ऑप्शन लैप्स होने देंगे और मार्केट से आप 6% पे आईआरएस करेंगे. तो दिस इज एन ऑप्शन टू इंटर इनटू अ स्वैप ऑन अ फ्यूचर डेट. अ स्वैप्शन इज एन ऑप्शन granting its owner the right but not the obligation to enter into an underlying swap. तो पहली लाइन तो एग्जाम में ये लिखना, इट इज एन ऑप्शन टू इंटर इनटू अ स्वैप. ओके, इट्स अ राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, एंड देयरफॉर यू हैव टू पे प्रीमियम फॉर दैट.
as the underlying asset is a swap which is itself a derivative. Option is a right to enter into a swap. Option is a derivative, swap is a derivative. So it is a derivative of a derivative. So derivative पे derivative आप ले रहे हैं. एक तरफ swap है जो derivative है और दूसरा एक option है that is also a derivative. A derivative gives you a right to enter into another derivative is swaption. Although options can be traded on a variety of swaps, जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा था, swap can be currency swap, interest rate swap, but typically when we are referring to swap here, तो swaption में जब हम usually swap word use कर रहे हैं तो वो कौन से swap के बारे में बोल रहे हैं? Interest rate swap. And why it was given a name called swaption? इसका नाम swaption कैसे पड़ा? Because it is an option on swap. Next is terms of swaption. तो जनरली स्वैप्शन एग्रीमेंट जब आप करोगे तो उसमें टर्म्स में क्या क्या होगा? द बायर एंड द सेलर ऑफ द स्वैप्शन विल एग्री ऑन द प्रीमियम और द प्राइस ऑफ द स्वैप्शन, यानी कि हाउ मच प्रीमियम द होल्डर ऑफ द स्वैप्शन विल पे टू द राइटर ऑफ द स्वैप्शन. ये प्रीमियम हो गया. उसके बाद स्ट्राइक रेट एग्री करेंगे कि किस रेट से हम इंटरेस्ट रेट स्वैप कर सकते हैं. स्ट्राइक रेट which is equal to the fixed rate of the underlying swap, which is something like say 8%. यानी अगर आप चाहे होल्डर चाहे तो 8% से इंटरेस्ट रेट स्वैप इंटर कर सकता है, where he will either pay fixed rate or he will receive fixed rate, and then you will agree on the length of the option period. आज से 3 महीने के बाद हम स्वैप कर सकते हैं. टर्म ऑफ द अंडरलाइंग स्वैप, और स्वैप का पीरियड क्या होगा? ऑप्शन का पीरियड सपोज 3 मंथ्स है. 3 मंथ्स के बाद अगर हम ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो हम 5 ईयर के लिए स्वैप कर सकते हैं. एंड देन द नोशनल अमाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट. ओके. एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेटलमेंट ऑफ पेमेंट, यानी क्वार्टरली सेटलमेंट होगा या हाफ ईयरली होगा. ये भी वो एग्री करेंगे कि हम इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे या क्वार्टरली कैलकुलेट करेंगे. ओके. अब इंपॉर्टेंट टिक करना, टाइप्स ऑफ स्वैप्शन. अगर वो पूछे एग्जाम में टाइप्स ऑफ स्वैप्शन तो आप लिखना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्वैप्शन, अ पेयर स्वैप्शन एंड अ रिसीवर स्वैप्शन. और यहाँ पे जो पेयर और रिसीवर है वो फिक्स रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है. एक बार वो समझ में आएगा तो आप आंसर खुद ही लिख सकते हैं. द पेयर स्वैप्शन गिव्स द ऑप्शन ऑफ द स्वैप्शन, owner of the swaption, the right to enter into a swap where they will pay the fixed rate and receive the floating rate. So pair swaption is a swaption where the owner, the holder, has a right to enter into swap where he will be paying fixed rate. He will be paying fixed rate. Okay. And receive floating rate. So when would you enter into a pair swaption? When you expect that interest rate will rise. He will gain if the interest rate rises. Okay. क्योंकि आप फिक्स्ड पे करोगे और आपको फ्लोटिंग मिलेगा, तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपको हाइयर इंटरेस्ट मिलेगा. एक यहाँ पे नोट लिखना ब्रैकेट में, ये पूरी लाइन लिखना एक बार. he will gain if the interest rate rises. He will gain if the interest rate rises. Theory question आएगी तो ये भी लिखना, he will gain if the interest rate rises. And एक और लाइन लिखना, also called call swaption. Also called call swaption. और इसका अपोजिट है रिसीवर स्वैप्शन. तो नाम में गुण छुपे हुए हैं कि इट इज द एग्रीमेंट विच गिव द ओनर ऑफ द स्वैप्शन द राइट टू एंटर इनटू अ स्वैप इन विच ही विल रिसीव द फिक्स रेट. ही विल रिसीव द फिक्स रेट, रिसीवर स्वैप्शन, एंड पे द फ्लोटिंग रेट. ठीक है. एक लाइन और ऐड करना, ही विल गेन इफ द इंटरेस्ट रेट फॉल्स. क्यों? बिकॉज उसको तो फिक्स रेट मिलेगा
एंड ही हैज टू पे फ्लोटिंग रेट, और इंटरेस्ट रेट अगर घट गया तो उसको कम पे करना पड़ता है. ऑल्सो कॉल्ड पुट स्वैप्शन, ऑल्सो कॉल्ड पुट स्वैप्शन, ऑल्सो कॉल्ड पुट स्वैप्शन. नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रॉपर्टीज ऑफ स्वैप्शन. तो स्वैप्शन के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं देखना. स्वैप्शन नॉट ओनली हेजेस द बायर्स अगेंस्ट डाउनसाइड रिस्क, but it also enables the buyer to take advantage of any upside benefit. So swaption is basically used for hedging your interest rate risk. अगर interest rate बढ़ रहा है, you'll be protected because you have an option to enter into swap. But अगर interest rate घट रहा है, तो आप उसका भी benefit उठा सकते हैं because it's an option, right, but not the obligation. You will enter into a एग्रीमेंट एट अ लोअर रेट अगर मार्केट में रेट घट जाता है तो. लाइक एनी अदर ऑप्शन, सेकेंड पॉइंट, इफ द ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज्ड ऑन मैच्योरिटी डेट, स्वैप्शन विल लैप्स. ओके. थर्ड, इफ द स्ट्राइक रेट ऑफ दिस स्वैप्शन इज मोर फेवरेबल देन द प्रिवेलिंग मार्केट स्वैप रेट. सपोज स्ट्राइक रेट 8% है, वी कैन पे फिक्स रेट एट 8%. वी हैव अ राइट टू एंटर इनटू अ स्वैप वेयर वी विल पे फिक्स रेट ऑफ 8%. और आफ्टर 3 मंथ सपोज मार्केट में एक दूसरा स्वैप अवेलेबल है जहां पे 9% फिक्स पे करना है, तो हमारे लिए फेवरेबल है, हम तो 8 में इंटर कर सकते हैं. वी विल एक्सरसाइज द स्वैप्शन. लेकिन अगर मान लो मेच्योरिटी वाले दिन मार्केट में रेट कम हो गया है, तो हम स्वैप्शन लैप्स होने देंगे और मार्केट से हम बोरो कर सकते हैं. सेम लाइक बोरोवर, इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो यूज स्वैप्शन to protect themselves from the interest rate risk. And because this swaption is a derivative product, you can play with the volatility of the interest rate and you can speculate and you can make speculative gain also. These are the properties of swaption. Now next is what are the 3 styles of swaption. Style. तो ये थ्योरी क्वेश्चन के लिए there are 3 categories of swaption depending upon when the option can be exercised. Depending upon when the option can be exercised. ठीक है. तो यहाँ पे एक आपने सुना होगा यूरोपियन ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन. तो पहले मैं ये 2 बता दूं जो आपको ऑलरेडी पता है. यूरोपियन स्वैप्शन मीन्स इट अलाउज द ओनर टू इंटर इनटू स्वैप ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट. European swaption can be exercised only on expiry date. American swaption can be exercised on any day that falls within a range of 2 dates. तो ये 2 तो आपको पता है. ये है सिर्फ यहां पर एक्सरसाइज हो सकता है. ये है तो ये इस दोनों डेट के बीच में कभी भी हो सकता है. What is a Bermudan swaption? In which the owner is allowed to enter the swap on multiple specified dates. Suppose हमने कॉन्ट्रैक्ट यहां पे किया 1st January को, so this will give me the right to exercise my option either on 31st January or 28th February or 31st March. तो इसमें कुछ डेट्स स्पेसिफाई किए जाएंगे, उस डेट्स को आप अपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं. यूरोपियन ऑप्शन में सिर्फ लास्ट में, अगर 3 महीने का तो 3 महीने के एंड में, और अमेरिकन में आज से लेकर 3 महीने के बीच कभी भी आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो थ्योरी क्वेश्चन के लिए इतना लिखना है आपको, और स्पेसिफिक क्वेश्चन आए तो वो लिखना है. स्टाइल पूछें तो 3 लिखना है, बर्मुडियन, यूरोपियन एंड अमेरिकन. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल भी नीचे लिखा हुआ है, वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि स्वैप्शन कैसे काम करता है. एग्जाम में वैसे तो थ्योरी क्वेश्चन ही आता है, प्रैक्टिकल नहीं आता, बट फिर भी एक डिस्कशन करने के लिए, सिर्फ कुछ सॉल्व नहीं करना है हमें. ठीक है. ए लिमिटेड हैज ड्यूज ऑफ $2 million इन अनदर 8 years ऑन अ लोन विथ एक्स बैंक with installment of 3 months at LIBOR plus 2%. तो इनका इंटरेस्ट रेट क्या है?
लाइबोर प्लस 2%, और आपको क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करना है। लोन की अमाउंट है 2 मिलियन और ये 8 साल का लोन है। लाइबोर इज करेंटली एट 6.5%. There exists wide fluctuation in the interest rate in the market. However, there is an expectation of lower LIBOR in the next 3 years. तो कंपनी को लग रहा है कि अगले 3 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगले 3 सालों तक तो लाइबोर लोअर रहने वाला है और हमारा जो बोरिंग है वो लाइबोर प्लस 2 है। तो अगर लाइबोर घटेगा तो हमें तो कम पे करना पड़ेगा, तो 3 साल तक का कोई टेंशन नहीं है। आफ्टर 3 years द आउटलुक इज अगेन अनसर्टेन। तो आपको रिस्क कब आएगा? 3 साल के बाद। 3 साल के बाद आपको पता नहीं कि क्या होगा, क्या अच्छे दिन रहेंगे या अच्छे दिन चले जाएंगे। द कंपनी इज डिजायरस ऑफ हेजिंग इट्स रिस्क बट इज अनश्योर वेदर द करंट रेट्स आर ऑप्टिमम। अब 3 साल के बाद क्या होगा ये एस्टिमेट करना थोड़ा सा अनसर्टेन है। तो अभी हम क्या करेंगे, द कस्टमर वांट्स टू लॉक इन द स्वैप रेट इन 3 years टाइम फॉर द फॉलोइंग 5 years। तो ये आज से 3 साल के बाद ये स्वैप करना चाहेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो इसमें ऑप्शन पीरियड क्या है बोलो? ऑप्शन पीरियड है 3 years और स्वैप का पीरियड कितना है 5 years। यानी आज से 3 साल के बाद आप 5 साल के लिए स्वैप कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आप चाहते हैं कि अगर रेट घट जाए तो मुझे उसका फायदा हो, बढ़े तो नुकसान ना हो और घटे तो उसका भी मुझे फायदा मिले। तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? I will have to enter into a swaption which will give me an option to enter into swap for 5 years. Okay. So this is achieved by buying a 3-year option on a 5-year pay fixed at 8% swap. तो यहां पर मैं पेयर स्वैप्शन यूज करूंगा और हमारे पास राइट रहेगा कि हम 8% पे करें स्वैप में, 8% पे करेंगे और फ्लोटिंग रेट रिसीव करेंगे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मुझे 8% ही पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट घट जाता है, मान लो इंटरेस्ट घट जाता है 5 हो जाता है, तो हम ऑप्शन लैप्स होने देंगे और लोअर रेट पे हम इंटर कर सकते हैं मार्केट में। अब देखना, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या आपको ये स्वैप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं आफ्टर 3 years। तो आफ्टर 3 years क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें स्वैप रेट क्या दिया हुआ है, 3 साल के बाद मार्केट में स्वैप रेट क्या दिया हुआ है। अगर 3 साल के बाद में हमारे पास स्वैप में इंटर करना के लिए मार्केट में रेट दिया हुआ है 8% से ज्यादा, तो हम अपना जो स्वैप्शन है वो एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ये हमें 8% देने का राइट्स रखता है। एंड वी विल पे 8% एंड रिसीव फ्लोटिंग। तो अब क्वेश्चन में देखना 8 से ज्यादा दिया जाएगा तो आप कहेंगे स्वैप्शन विल बी एक्सरसाइज, विल पे द 8% एंड रिसीव फ्लोटिंग। लेकिन अगर मान लो मार्केट में रेट कम हो जाता है तो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, हम स्वैप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। द कस्टमर विल कंटिन्यू टू पे द फ्लोटिंग रेट। हमारा लाइबोर प्लस 2% है, उस लोन को चलने दो क्योंकि रेट घट गया है। और यू कैन इंटर इनटू अ 5-year न्यू फिक्स रेट। ये अगर आपको स्वैप करना ही है तो एक लोअर रेट पे करेंगे 5 साल के बाद, बट ये जो स्वैप्शन है ये लैप्स हो जाएगा। इज इट राइट? सो नाउ विल कंटिन्यू टुमारो।